वर्चस्विनी एकटक नजर से बल्ब को बंद चालू होते हुए देख ही रही थी कि जब वो अपनी नजरें सामने करती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। डर के मारे वर्चस्विनी के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो पसीने से लथपथ हो जाती है। वर्चस्विनी देखती है कि टाइपराइटर के अंदर से निकल रहा धुआं धीरे धीरे उसके सामने इकट्ठा होते हुए देखते ही देखते एक काले साए का रूप ले लेता है। वो काला साया वर्चस्विनी के एकदम सामने खड़ा हुआ था। वर्चस्विनी उस धुएं से बने काले साए को देखकर दंग रह गई थी। वो इतनी घबरा गई थी कि कुछ नहीं बोल पा रही थी। वर्चस्विनी को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने एक ऐसी चीज खड़ी हुई थी जो धुएं से बनी हुई थी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। डर के मारे वर्चस्विनी के हाथों से सारी स्क्रिप्ट्स अपने आप छूट जाते हैं। कमरे के अंदर जो पंखा बंद पड़ा हुआ था वो धीरे धीरे अपने आप घूमने लग जाता है। उसकी हवा से स्क्रिप्ट के पेज कमरे में उड़ने लग जाते हैं। वर्चस्विनी उस काले साए को देखकर अचंभित रह गई थी। उसके मन में न जाने क्या आता है। वो धीरे धीरे अपना राइट हाथ उठाती है और उस काले साए के पेट को छूकर देखने लग जाती है। जैसे ही वर्चस्विनी उस काले साए के पेट को छूती है, उसका हाथ उस काले साए के पेट के आर पार चला जाता है। उसे महसूस होता है कि वो काला साया वास्तव में धुएं से बना हुआ था। जिस तरह वर्चस्विनी ने अपना हाथ उस काले साए के पेट के अंदर घुसाया था, ठीक उसी तरह वो अपना हाथ उसके पेट में से बाहर निकाल लेती है। वर्चस्विनी पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बस एकटक नजर से काले साए को देखते जा रही थी। वो कसकर चीखना चाहती थी, पर उस काले साए को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस काले साए ने उससे उसकी जुबान छीन ली हो। वर्चस्विनी उस काले साए की आंखें देखने की कोशिश कर रही थी, पर उसे काले धुएं के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। वर्चस्विनी उस काले साए को देख ही रही थी कि तभी वो काला साया अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाता है। उसका हाथ भी धुएं से ही बना हुआ था, जो पूरी तरह काला था। काला साया अपनी तर्जनी उंगली को बाहर निकालता है और वर्चस्विनी के माथे के एकदम बीचों बीच रख देता है। जैसे ही वो काला साया अपनी उंगली वर्चस्विनी के माथे के बीच में रखता है, वर्चस्विनी को घबराहट होने लग जाती है। वो हाँफने लग जाती है। वो इतना घबरा जाती है कि उस काले साए के स्पर्श को सहन नहीं कर पाती है और धड़ाम से फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के साथ ही वर्चस्विनी अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त वो बेड पर बैठी हुई थी और युग, अभिमन्यु, तारा, डायना और शालिनी उसके आसपास खड़े होकर बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहे थे। वर्चस्विनी अपनी बात को पूरा करते हुए कहती है, उस काले साए ने जब उंगली मेरे माथे पर रखी तो मैं बेहोश हो गई, और जब आंखें खुली तो देखा मैं यहाँ इस कमरे में थी और तुम लोग मेरे पास थे। अभिमन्यु वर्चस्विनी की बात पर गौर फरमाते हुए कहता है, मतलब आपने अपनी आंखों से काले साए को देखा? वर्चस्विनी अभिमन्यु की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु, मैंने उस काले साए को देखा था। वो धुएं से बना हुआ था और बहुत ही डरावना था। उसके पास से एक अजीब सी गंध आ रही थी। अभिमन्यु तुरंत पूछता है, कैसी गंध वर्चस्विनी जी? वर्चस्विनी उस पल को याद करते हुए कहती है, बहुत बेकार गंध थी। वो इतनी बेकार कि उसे सूंघ कर ही कोई बेहोश हो जाए। सड़ी हुई लाश के अंदर से जैसी गंध आती है, कुछ वैसी ही गंध आ रही थी उसके अंदर से। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए बड़बड़ाता है, कहीं वर्चस्विनी जी ने उसी काले साए को तो नहीं देखा जिसकी बात कायर कर रहा था? कायर ने भी काले साए को देखा था और वर्चस्विनी जी ने भी आज देख लिया। इसका मतलब सच में इस ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कोई काला साया है। अभिमन्यु अपना और दिमाग चला पाता उससे पहले ही शालिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, वो काला साया जरूर यक्षिणी ही होगी। शालिनी सारा इल्जाम अपने ऊपर यानी यक्षिणी के ऊपर डाल देती है, सबका ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि काला साया छुपकर हमला करता है और अगर सबको उसके बारे में पता चल गया तो वो सामने से वार करने लगेगा और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वो नहीं चाहती थी कि अभिमन्यु को काले साए के बारे में कुछ भी पता चले। अगर उसे काले साए के बारे में जरा सी भी भनक लगी तो वो सबको बता देगा, फिर काले साए को कोई नहीं रोक सकता। अभिमन्यु शालिनी की बात से डिसएग्री होते हुए कहता है, पर वो काला साया यक्षिणी का कैसे हो सकता है? शालिनी तुरंत बोल पड़ती है, क्यों नहीं हो सकता? भूलो मत अभिमन्यु, वो वही कमरा है जिसके अंदर यक्षिणी को कैद किया गया था, तो फिर उस हिसाब से वो काला साया यक्षिणी का ही हुआ ना। युग भी शालिनी की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ शालिनी ठीक कह रही है, वो काला साया जरूर यक्षिणी का ही होगा।
डायना भी कुछ सोचकर हामी भरते हुए कहती है, मुझे भी यही लगता है, यक्षिणी ने ही वर्चस्विनी जी पर हमला किया होगा, काले साय के रूप में। सबकी बातें सुनकर वर्चस्विनी के दिमाग में कुछ चलने लग जाता है। वो एक एक करके अभिमन्यु, शालिनी, युग और डायना का चेहरा देखती है और डायना के चेहरे पर रुकते हुए कहती है, मुझे सब पता है, तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना, पर मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली, तुम सब जेल में सड़ोगे। युग बड़ी मासूमियत के साथ कहता है, ये आप क्या बोल रही हैं वर्चस्विनी जी? वर्चस्विनी झट से बोल पड़ती है, मैं एकदम ठीक बोल रही हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब तुम लोगों की सोची समझी साजिश है। तुम लोगों ने कुछ किया होगा जिस कारण मुझे वो काला साया दिखाई दिया। वो सब बस एक भ्रम था, आंखों का धोखा था एक। मेरे हाथों वो स्क्रिप्ट लग गई थी, इसलिए तुमने ऐसा किया ना। जरूर डायना ने छुपकर मुझे वो स्क्रिप्ट पढ़ते हुए देख लिया होगा, तभी तुम लोगों ने मेरे खिलाफ वो साजिश रची और धुएं से उस काले साए को बनाया। युग वर्चस्विनी को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, आप हमें गलत समझ रही हैं वर्चस्विनी जी, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई साजिश नहीं रची है। वर्चस्विनी युग को घूरते हुए कहती है, जब कुछ दिन हवालात में सड़ोगे ना, तो खुद अपने मुंह से सारी सच्चाई उगल दोगे। मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने वो सारी स्क्रिप्ट पढ़ ली है। अच्छी कहानी लिखते हो तुम, बिल्कुल अपने पापा की तरह। युग फिर वर्चस्विनी को समझाने का प्रयास करते हुए कहता है, वो स्क्रिप्ट मैंने टाइप नहीं करी है, बल्कि वो तो उस जादुई टाइपराइटर से खुद अपने आप टाइप हुई थी। वर्चस्विनी अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, अच्छा, तो अब वो टाइपराइटर भी जादुई हो गया। अभिमन्यु जानता था युग अकेले वर्चस्विनी को हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसका साथ देते हुए कहता है, युग सच बोल रहा है वर्चस्विनी जी, वो टाइपराइटर सच में जादुई है। वो एक मैजिकल टाइपराइटर है। जब भी यक्षिणी कोई शिकार करती है तो उसके अंदर वो सबसे पहले टाइप हो जाता है, एक कहानी की तरह। वर्चस्विनी चालाकी के साथ अभिमन्यु को पलटकर जवाब देती है, अगर हर मौत की कहानी पहले ही टाइप हो जाती है तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभिमन्यु हिचकिचाते हुए कहता है, वो इसलिए क्योंकि हमें लगा था कि आप हम पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। वर्चस्विनी अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, वो तो मैं अभी भी नहीं करूंगी अभिमन्यु, तुम सब जेल में सड़ोगे, तुम में से कोई नहीं बचने वाला। अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। सब खामोश रहते हैं, कोई पलटकर कुछ नहीं कहता है। वर्चस्विनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए अभिमन्यु से कहती है, जब मैं टाइपराइटर अदालत में पेश करूंगी तब ये अपनी जादुई टाइपराइटर वाली कहानी वहां पर सुनाना। युग हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, आप टाइपराइटर कहीं नहीं ले जा सकती। वर्चस्विनी हंसते हुए कहती है, यही टाइपराइटर तो पुख्ता सबूत है तुम लोगों के गुनहगार होने का। कहानी इसी से तो टाइप करी है तुमने। युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, आप टाइपराइटर कहीं नहीं ले जा सकती वर्चस्विनी जी, ये टाइपराइटर मेरे पापा का है। वर्चस्विनी भी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, टाइपराइटर तुम्हारे पापा का था युग, पर अब ये एक सरकारी सबूत है, इसे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी ही, साथ में तुम लोगों को भी। युग अपनी वही बात दोहराता है, आप टाइपराइटर नहीं ले जा सकती। अभिमन्यु युग को देखते हुए मनी मन सोचने लग जाता है, ये युग को क्या हो गया, ये वर्चस्विनी जी से ऐसे कैसे बात कर रहा है। युग गुस्से के साथ वर्चस्विनी को घूरते हुए कहता है, मैंने कहा ना वर्चस्विनी जी, आप टाइपराइटर कहीं नहीं ले जा सकती तो कहीं नहीं ले जा सकती। वर्चस्विनी भी अपनी बात पर कायम रहते हुए कहती है, मैंने भी कह दिया है मैं टाइपराइटर। वर्चस्विनी ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी आवाज कुछ स्लो हो जाती है। उसकी आवाज उसके मुंह में ही रह जाती है। वो अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेती है। उसका सिर भारी होने लग जाता है और वो बेड पर ही बेहोश हो जाती है। तारा तुरंत वर्चस्विनी के पास जाते हुए कहती है, मम्मा मम्मा। युग अभी भी वर्चस्विनी को गुस्से से घूरे जा रहा था। अभिमन्यु वर्चस्विनी को देखते हुए कहता है, आई थिंक वर्चस्विनी जी की तबीयत खराब है, उन्हें आराम की जरूरत है। मुझे लगता है हमें उन्हें आराम करने देना चाहिए, वही उनके लिए ठीक होगा। शालिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, मतलब वर्चस्विनी जी और तारा को आज रात यहीं पर रुकना पड़ेगा? अभिमन्यु कहता है, हाँ और क्या कर सकते हैं, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। अगर होश में भी होती तो मुझे नहीं लगता हम इन्हें इतनी रात को यहाँ से जाने देते, वो भी तारा के साथ। डायना बीच में दखल देते हुए कहती है, अगर होश में होती तो जाती भी कैसे, इनकी जिप्सी तो जल चुकी है, बिजली जो गिरी थी उस पर। मुझे तो लगता है वर्चस्विनी जी कल सुबह ही यहाँ से जा पाएंगी। वैसे भी इन्हें आराम की जरूरत है, लंबा सफर जो करके आई हैं, हो सकता है उसी के कारण चक्कर आ रहे हैं और बार बार बेहोश हो रही हैं ये। युग चुप खड़ा रहता है। अभिमन्यु डायना और शालिनी की बातों में बिल्कुल दखल नहीं देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे वर्चस्विनी से कोई मतलब नहीं था। वो गुस्से के साथ वर्चस्विनी को घूर रहा था और गुस्से के साथ ही कमरे से बाहर निकल गया। शालिनी तारा को पकड़ते हुए कहती है, मम्मा को आराम करने दो तारा बेटी,
उन्हें आराम की जरूरत है। चलो आज रात आप मेरे साथ मेरे कमरे में सोना। इतना कहकर शालिनी भी तारा को लेकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। डायना वर्चस्विनी को देखते हुए धीरे से बड़बड़ाती है। बेचारी वर्चस्विनी मैम सवालों के जवाब पाने के लिए आई थी और अब ग्रेवयार्ड कोठी आकर खुद एक सवाल बनकर रह गई। इतना कहकर डायना भी कमरे से बाहर निकल जाती है। रात हो गई थी। हॉल में युग और अभिमन्यु दोनों ही गहरी नींद में थे। वो दोनों साथ में तो थे पर एक साथ होकर भी साथ में नहीं थे। उन दोनों के बीच में अभी भी नाराजगी बनी हुई थी। दोनों सो ही रहे थे कि तभी मोबाइल बजने लग जाता है किसी का। मोबाइल बार बार बजे जा रहा था, जिस कारण अभिमन्यु की नींद खुल जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि युग के सिरहाने के बगल में ही उसका मोबाइल रखा हुआ था जो बार बार बजे जा रहा था। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, ये युग को इतनी रात को किसका कॉल आ रहा है। इतना कहकर अभिमन्यु युग का मोबाइल अपने हाथ में उठाने ही वाला था कि तभी वो रुक जाता है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं उठा रहा। अगर मैंने इसका मोबाइल छुआ तो फिर ये मुझसे झगड़ा करने लग जाएगा इस बात को लेकर। इतना कहकर अभिमन्यु अपना मन पलट लेता है। वो वापस से सोने ही वाला था कि तभी उसकी नजर मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ती है और वो देखता है कि युग को किसी और का नहीं बल्कि कायर का कॉल आ रहा था। अभिमन्यु घबराते हुए सोचने लग जाता है, ये कायर इतनी रात को युग को क्यों कॉल कर रहा है, कहीं ये किसी मुसीबत में तो नहीं। इतना कहकर अभिमन्यु बिना कुछ सोचे समझे कायर का फोन उठाते हुए कहता है, हेलो कायर। फोन के अंदर से कायर की कट कर आवाज सुनाई देती है, हेलो युग। अभिमन्यु पलट कर कहता है, युग नहीं, मैं अभिमन्यु बोल रहा हूँ। कायर की आवाज सुनाई देती है, युग सुन वो। कायर ने इतना ही कहा था कि उसकी आवाज फिर से कटने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि कायर को भी अभिमन्यु की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी थी, इसी वजह से वो अभिमन्यु को युग समझकर बात कर रहा था। कायर की फिर आवाज सुनाई देती है, युग वो सौदाइन है, सौदाइन। अभिमन्यु को कायर की पूरी बात में बस सौदाइन शब्द ठीक से सुनाई दिया था। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, ये तू सौदाइन सौदाइन क्या बोल रहा है कायर, ठीक से बोल, तेरी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। कायर कुछ कहता उससे पहले ही युग की नींद खुल जाती है। वो हड़बड़ाहट के साथ अभिमन्यु के हाथ से अपना मोबाइल छीनते हुए कहता है, ये तू मेरे मोबाइल से किससे बात कर रहा है, ला मेरा मोबाइल वापस कर मुझे। युग अभिमन्यु के हाथ से अपना मोबाइल छीन लेता है। अभिमन्यु पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है। वो जानता था युग से बहस करना बेकार है, वो उसकी बातें बिल्कुल नहीं समझने वाला। युग अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, कायर का फोन, ये कायर ने क्यों कॉल किया था। कायर का फोन कट गया था। युग कायर को फिर से कॉल लगाता है पर कायर का मोबाइल बंद बताने लग जाता है। उसे लगता है कछुआ उसके साथ होगा, इसलिए वो कछुए को भी कॉल करता है पर उसका मोबाइल भी नहीं लगता है। उसका मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था। युग खुद से कहता है, ये क्या, इन दोनों का ही मोबाइल नहीं लग रहा, कहीं ये दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, अगर मेरे हाथ से मोबाइल नहीं छीनता तो पता चल जाता कि क्या बात थी, पर नहीं, तुझे तो मेरे हाथ से मोबाइल छीनना था ना। युग पलटकर कुछ नहीं कहता, वो जानता था उसकी गलती थी। युग अपने और अभिमन्यु के बीच की नाराजगी को मिटाते हुए कहता है, मैंने देखा तू बात कर रहा था उससे, क्या बोल रहा था वो। अभिमन्यु भी नाराजगी को भुलाते हुए कहता है, थोड़ी सी हुई थी, वो सौदाइन सौदाइन बोल रहा था कुछ। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, सौदाइन। सदियों से है